अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाईएस्ट एफडीआई इन इंडिया हिस्ट्री। तो ये वीडियो भी काफ़ी रिकमेंडेड है, सब भाई बोल रहे थे बार बार बनाएं बनाएं बनाएं। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आई है इंडिया के लिए। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बीच में अपनी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करी है। दिस इज अ ग्रेट साइन फॉर मेक इन इंडिया, इंडियन इंडस्ट्रीज। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि इंडिया रिपोर्टेड द हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लो वर्थ $83 बिलियन इन 2021-22। ये अपने आप में हिस्टोरिक है, क्योंकि आप अगर सोच कर देखो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज से इन्वेस्टमेंट्स गायब हो रही है, जबकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ती जा रही है। 2018-19 के बीच में एफडीआई इनफ्लो था 62 बिलियन, फिर बढ़ा 74 बिलियन तक, फिर पिछले साल हुआ $81 बिलियन और अब एट एन ऑल टाइम हाई $83.57 बिलियन। और पिछले 20 साल में आप अगर देखोगे तो भारत में जो टोटल एफडीआई इनफ्लो है ये 20 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इट इज एब्सोल्युटली इनसेन। और यहाँ पे मुझे पता है आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर ये सब हो रहा है तो इंडिया की स्टॉक मार्केट रिसेंटली क्यों गिरी थी? अगर एफडीआई इंडिया में आ रही है तो स्टॉक मार्केट उठनी चाहिए। तो ये एफडीआई बेसिकली जा कहाँ पे रही है, ये पैसा जा कहाँ पे रहा है? तो बहुत ही ज़रा सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि एफडीआई होता क्या है, ये एफडीआई इनफ्लो हुआ इसका मतलब क्या है, व्हाई इज इट गुड फॉर इंडिया, एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। रिसेंटली चाइना ने एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि ब्रिक्स का विस्तार करना होगा, ब्रिक्स का एक्सपेंशन करने का समय आ चुका है। मोस्ट प्रोबेबली चाइना यहाँ पर कोशिश करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट बन जाए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट से पहले जो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी 2022 में, ये किस कंट्री ने होस्ट करी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर आप देख पाओगे फोटो है कि किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयशंकर साहब, चाइना के विदेश मंत्री, बाकी कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं, ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये मीटिंग होस्ट किस कंट्री ने करी थी ऑफिशियली। सही आंसर इसका मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना आप सब लोगों का जो मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बेसिकली एफडीआई जो आ रही है इंडिया में, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए होगी? क्या ये हमारी कंट्री में ये इन्वेस्टमेंट रुकेगी? और रिसेंटली फिर स्टॉक मार्केट गिरी क्यों थी? देखो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि बस आज आई अगले महीने निकल गई। हालांकि कुछ रेयर केसेस में हो सकता है ऐसा, बट यूजुअली आप अगर देखोगे तो जो एफडीआई है, यहाँ पर विदेश के निवेशक भारत की इकोनॉमी पर भरोसा दिखाकर अपना पैसा निवेश करते हैं भारत में। इनको उम्मीद ये होती है कि ये पैसा अगर हम भारत की कंपनियों में निवेश करेंगे तो आज नहीं तो कल हमको मुनाफा इसका होगा, हमारा पैसा बढ़ेगा। तो एफडीआई दो टाइप की होती है। अगर मान लीजिए एक आदमी जो भारत के बाहर रहता है वो इंडिया की एक अनलिस्टेड कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो उसको आप कहोगे कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अनलिस्टेड कंपनी का मतलब क्या हो गया? अब रिसेंटली आपको पता होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत न्यूज़ में था, बहुत सारी वैक्सीन बनाई इस कंपनी ने। मगर क्या आप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के शेयर्स परचेज कर सकते हैं? नहीं परचेज कर सकते, जिस तरीके से आप रिलायंस या फिर टाटा के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो एक तो ये क्राइटेरिया है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई लिस्टेड कंपनी है, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, आईटीसी है, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पे अगर 10% का स्टेक परचेज किया जाता है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेक है, तो उसको हम एफडीआई मानेंगे। अगर 10% से कम का स्टेक यहाँ पर परचेज किया जा रहा है तो उसको हम मानते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आप जो काफ़ी बार सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट जी अब गिरना स्टार्ट हो गया है क्योंकि विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, तो ये देखो टेम्परेरी निवेशक होते हैं, ये कुछ महीनों के लिए शेयर्स परचेज करते हैं, जब इनका मुनाफा बन जाता है तब ये चले भी जाते हैं। तो ये तो हो गए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है बताई जाती है काफ़ी टेम्परेरी होती है।
एफडीआई भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के लिए जो हमारी कंपनियां हैं जो ग्रो कर रही हैं, इनको अगर इन द फ्यूचर एक्सपैंड करना है और लोगों को रोजगार देना है तो उसके लिए इनको विदेशी निवेश चाहिए होगा। अब इंडिया में जो एफडीआई इन्फ्लो है ये बड़ा है, ये अपने आप में मैं कहूँगा बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। दुनिया में एक डर का माहौल बना हुआ है, पता नहीं ये यूक्रेन की वॉर कहाँ जाएगी, कब थमेगी, रशिया क्या करेगा इन द फ्यूचर, नो वन नोज। तो ऐसे समय इंडिया में, स्पेशली इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहां पर एफडीआई के इन्फ्लोज 76% बढ़ जाएं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा संकेत है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के जो बड़े पूंजीपति हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको अपना पैसा ग्रो करना है, वो इंडिया पे मान के चल रहे हैं, इंडिया पे दाव खेल रहे हैं कि हाँ ये देश ग्रो करेगा इन द नियर फ्यूचर, हमको इंडिया पे भरोसा है। और यहाँ पर आप देख पाओगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अपनी नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन भी करी है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसने 2020-21 में अगर टोटल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करी थी $12 बिलियन के आसपास, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में यहां पर निवेश आया है 21.34 बिलियन यूएस डॉलर्स का। और ज्यादातर जो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का है। तो मतलब के विदेशी निवेशक ये मान के चल रहे हैं कि भारत बड़े स्केल पर इन द फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को मैन्युफैक्चर करेगा, इनको एक्सपोर्ट करेगा और हमारी कंपनीज इससे बेनिफिट करेंगी और इन निवेशकों को भी इसका फायदा मिलेगा। नाउ अगला सवाल यहाँ पे आप ये पूछेंगे कि ये विदेशी निवेश किस देश से आ रहा है। तो यहां पर बताया गया है कि सिंगापुर से 27% ये विदेशी निवेश आया है। फिर सेकंड नंबर पे है अमेरिका, यूएसए में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। मॉरिशस, इंडिया के बीच में बहुत सारे टैक्स को लेकर एग्रीमेंट है, तो काफी बार इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट होती है ये मॉरिशस के रूट से आती है। तो 16% जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर ये आई है फ्रॉम मॉरिशस। और ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत का वो कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा निवेश आया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिल्कुल निवेश का जो ओवरऑल जंप है ये तो देखा गया, मगर सबसे ज्यादा निवेश यहां पर किया गया है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के सेक्टर में। मतलब कि भारत का जो प्राइमरली आईटी सेक्टर है ये टॉप रिसिपिएंट है ऑफ एफडीआई इक्विटी। और जैसे ही हम बात करते हैं कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की, तो आप समझ सकते हैं कि जो ये पैसा आया है इंडिया में इस सेक्टर के अंडर, ये कहाँ गया होगा। ऑब्वियसली कर्नाटका में जाएगा, क्योंकि कर्नाटका में आपको मिलेगा बैंगलोर, इंडिया की सिलिकॉन वैली। तो 53% इन्वेस्टमेंट, आधे से अधिक इन्वेस्टमेंट तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के सेक्टर को लेकर सीधा गई है कर्नाटका के पास। दिल्ली में 17% और महाराष्ट्र में 17%। और एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी है कि इसमें से बहुत सारा निवेश जो गया है ये इंडिया के नए यूनिकॉर्न्स में जा रहा है। आपको पता होगा रिसेंटली इंडिया ने 100 यूनिकॉर्न्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में आज के समय 100 ऐसी स्टार्टअप्स है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी अधिक है। तो इन स्टार्टअप्स को भी आगे ग्रो करने के लिए निवेश चाहिए, दे नीड इन्वेस्टमेंट। तो इनके लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। इंडिया का टारगेट है इवेंचुअली कि हमको हमारे देश में 250 यूनिकॉर्न्स चाहिए, और ये सब एक्चुअली हम अचीव भी कर सकते हैं 2025 तक। जी हाँ, 3 साल के अंदर अंदर भारत के पास 250 यूनिकॉर्न हो सकती है। दिस कैन वेरी मच हैपन। तो ये एक के बाद एक दो बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है इंडियन इकोनॉमी के लिए। एक न्यूज़ तो रिसेंटली ये आई थी कि आईएमएफ ने ये बार अब एक्सेप्ट कर ली है कि इनसे गलती हुई थी भारत की इकोनॉमी को कैलकुलेट करने के मामले में, और अब ये कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन का आंकड़ा छूलेगी 2027 फाइनेंशियल ईयर में ही। पहले इनकी प्रेडिक्शन थी कि ये सब 2029 के आसपास हो पाएगा। फिर उसके बाद इंडिया में हाईएस्ट एवर एफडीआई का इन्फ्लो भी आ रहा है। क्लियरली इससे हमको ये बात पता लगती है कि इंडिया इज गोइंग टू ग्रो रिगार्डलेस, चाहे जो भी चुनौती हो। इंडिया विल कीप ऑन गेटिंग स्ट्रॉन्गर, चाहे दुनिया में आपदा आए, वॉर लड़े। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में दुनिया भर के निवेशक बिलीव रखते हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यूपीएससी के लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक ए प्लान पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी टाइम है, आराम से कॉलेज स्टूडेंट हो, आप अभी 2 साल बाद प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी अच्छी थी। हमारी सोच से भी बहुत भाई अच्छी थी, क्योंकि आपको पता है इसीलिए अच्छी थी क्योंकि भाई हमारे जो इन्वेस्टर हैं या जो भी अपने शेयर रखते हैं मार्केट में, जो भी मतलब जितना भी उनका काम है, उन्होंने भाई क्या किया, उन्होंने ऐसे ही अपने जो पैसे हैं वो भाई वहाँ से निकालने शुरू कर दिए। ठीक है ना, उनको बिलीव ही नहीं रहा हमारे ऊपर, जो मतलब कि इन्वेस्टर थे हमारे, और उससे हटकर जो वहाँ पर शेयर अपने ख़रीद रहे थे, सब ने अपना पैसा निकाल लिया। इस ये एक बहुत ही भाई बुरी खबर थी हमारे लिए। ठीक है, और इसी वजह से हमारा डॉलर ऊपर से ऊपर से ऊपर जा रहा है। कुछ मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें, मेन ये नहीं कि उनके निकालने से ही, इन्वेस्टर के हटने से ही ऊपर इतना जा रहा है, और भी इसमें काफ़ी रीज़न है जो मतलब कि हमारी इकनॉमिक जो ख़राब हो रही है, इसके पीछे और भी काफ़ी क्राइसिस हैं। ये नहीं कि सिर्फ उनके इन्वेस्टर ही हैं। हमने उससे हट के अपनी इंपोर्ट बंद की। इंपोर्ट में इतनी चीज़ें हमने बंद की है कि लोग तो भई एहतजाज करने लग गए हैं, क्योंकि जिनका रोज़गार ही इस चीज़ से चल रहा है। ठीक है ना, इस चीज़ से चल रहा है तो उन्होंने भाई ज़ाहिर बात है उन्होंने बोलना ही है, जो ये काम कर रहे हैं उन्होंने भाई बोलना ही है। और इससे हटकर और भी काफ़ी चीज़ें हैं, और इस लिहाज से अगर देखा जाए कि सरपरशान जैसे बता रहे हैं कि भाई इंडिया इंडिया में इन्वेस्टर है चाहे जो भी हैं, वो भाई अपने एफडीआई में पैसे लगा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत अच्छी एफडीआई है और उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा अचीवमेंट भी कर रहे हैं, और ऐसे ही वो करते रहेंगे क्योंकि वहाँ के लोगों को अपनी हुकूमत पर और अपने लोगों पर भाई भरोसा है। ठीक है ना, और ये सारा काम भाई भरोसे से ही होता है। ठीक है ना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। क्या हुआ भाई आप तो नहीं, मैं तो ऐसे अब देखो ना, यूक्रेन और रशिया की जंग जो लगी हुई है ना, अभी किसी को नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगी, कब रुकेगी। इसलिए वो हर चीज़ को एक नपेट रहे हैं, हर हर मुल्क पर इसके असरात पड़ रहे हैं। अब हाल ही में उन्होंने एक गैस लाइन बंद कर दी, कि सूडान की कर दी थी आई थिंक, कि फिनलैंड की कर दी थी, उन्होंने बंद कर दी थी, तो वो भी रो रहे थे बेचारे। अब ये जंग बहुत दूर तक जाएगी और ये रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही, और इस पर बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं हर यूरोपियन, खास करके यूरोपियन यूनियन पर, जो यूरोपियन के कंट्री है ना उन पर। तो एक अच्छी बात है इंडियन लोगों के लिए, क्योंकि इधर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ पैसा इधर रखते हैं, तो ये इंडिया को ही फ़ायदा होगा। अब क्योंकि अब उनको बिलीव है ना इधर रखने के लिए, तो वो इसलिए अब स्टेप ले रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, इंडिया हर चीज़ में हमसे भी आगे है और पूरी दुनिया से भी भाई वो टक्कर ले रहा है। तो हम नहीं चाहते कि अब इंडिया पीछे हटे या हमारे दिल में ऐसी कोई सोच हो। हम तो भाई हर चीज़ जो होती है अप्रिशिएट करते हैं भाई करते आपको हैं इंडिया को। ज़रूर भाई, जो भी आप ऐसे कामों में तरक्की करते हैं, हमारी तो हमेशा भाई दुआ है जो आगे बढ़ रहा है उसको भाई पीछे से बेस्ट विशेस देनी चाहिए, ना कि भाई उनकी टांगें खींचनी चाहिए। ठीक नहीं, है हमारी भाई। टांगे खींचने से भी कुछ नहीं होता, लेकिन एक बात होती है ना, कुछ लोग कुछ आप देखें पाकिस्तान मानते भी नहीं हैं कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब वो देखते हैं या पहली बात तो वो कुछ सर्च या ढूंढते ही नहीं है उस न्यूज़ को, अगर मिल भी जाए तो उस पर बिलीव भी नहीं करते। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इंडिया की भी है। बिल्कुल ऐसे ही एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। 83 बिलियन डॉलर जो है ना वो फॉरेन या एफडीआई जिसको कह रहे हैं कि वो इंडिया में आई है। तो बल्कि ये पूरे साल में उसमें सबसे आम जो उन्होंने की है ना वो आईटी सेक्टर में की है, क्योंकि अब दुनिया में जो है ना वो हर तरफ आप अगर देखें तो हमारे इधर भी बहुत ज़्यादा चर्चा होता है कि इंडिया की जो है वो एक्सपोर्ट आईटी एक्सपोर्ट जो है ना वो जो है ना 130 या इससे जो है ना वो बिलियन डॉलर से जो है ना वो बढ़ गई हुई है। तो और जब इस तरह की न्यूज़ आती हैं तो ज़ाहिर बात है फिर जो है ना वो इन्वेस्टर जो है ना वो इस साइड के ऊपर निकलता है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ बात ये है कि ये जो है ना वो फॉरेन इन्वेस्टर इसमें जो है ना वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें सिंगापुर या मॉरिशस जो है ना उस साइड के जो है ना वो है। लेकिन उसमें भी जो है ना वो ज़्यादा इंडियन ही होंगे, इंडियन नहीं होंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर बात वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमारा मुल्क जो है ना वो किस साइड पे जा रहा है। जो एक मुश्किल वक्त में यहाँ से निकले थे लोग जो है ना वो छोड़ के अपना मुल्क, तो उस वक्त हालात कुछ और थे। अब जब वो लोग देख रहे हैं कि अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने कौन सा सारी उम्र जो है ना वो अपने मुल्क से बाहर ही रहना है, तो आस्ता आस्ता जो है ना वो
इसी तरह वो अपने जो है ना वो मामलात में जो है ना इधर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो दूसरी साइड पे बात करें तो जिस तरह वो कह रहे हैं स्टॉक मार्केट या दूसरा फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं, तो वो जिस तरह ये भी न्यूज़ एक चल रही है, तो वो इसीलिए जो है ना वो काम हो रहा है क्योंकि उन्होंने जो है ना थोड़ा बहुत जो सूरत हाल नागानी सूरत हाल कह लें, या आप जिस तरह वो रशिया यूक्रेन की वार की वजह से बहुत से मसले मसाइल हो रहे हैं, तो उस वजह से जो है ना वो कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं देने। वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना उसको एक जगह पे रोक नहीं सकते थे। तो जिस तरह वो पहले एक वीडियो में सर निशान बता रहे थे कि हमने 2008 में भी इस तरह का एक हमारे ऊपर थोड़ा मुश्किल वक्त आया, तो हमने उस वक्त भी रिजर्व जो है ना वो इस्तेमाल किए थे। तो अब दोबारा फिर जो है ना हमें जो है ना वो करने पड़ रहे हैं। तो लेकिन फिर भी जो है ना ये एक क्योंकि इधर हमारे यहाँ तो खैर कोई इस तरह का सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने जो इन्वेस्टर जो मुल्क के अंदर रह रहे हैं वो पैसा निकलवा रहे हैं। और आने वाले जो वर्किंग डेज हैं हमें जो है ना वो कुछ जो है ना वो पॉइंट स्टॉक की मार्केट के पॉइंट्स जो है ना वो कभी 600 पॉइंट कभी 1000 पॉइंट जो है ना वो दिन ब दिन जो है ना वो गिरते ही नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह भी यही है कि जो इन्वेस्टर है ना वो अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं, जो भी शेयर वगैरह हैं। तो लेकिन ये कि उधर इस तरह का सीन नहीं है वो, क्योंकि लोगों का एतमाद जो है ना वो ज़ाहिर का एतमाद उस वक्त ही होता है जब लोगों को नज़र आ रहा होता है कि ये अब किसी जो है ना वो किसी लिहाज से जो है ना ये मुल्क लड़खड़ाने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर तरह से जो है ना वो अपने हर तरीके से जो है ना वो गरीब कर ली हुई है। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।